बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने अपनी खिदमात पेश कर दी। उन्होंने कहा कि सियासी इशू समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कहा गया कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए दफ्तर आने की दावत दे दी है। क्या हुकूमत और पीटीआई के दरमियान संजीदा मुज़ाकरात की गुंजाइश मौजूद है? देखिए जी, तारीख जब लिखी जाएगी ना इस पूरे अरसे की जी, तो उसमें बहुत बड़े वाक़यात पूरी दुनिया में हो रहे हैं इस वक्त, और फैसला कुन लम्हात हैं। रियासतें बड़े फैसले कर रही हैं, मजबूत क़यादतें उभर के सामने आ रही हैं और लॉन्ग टर्म डिसीजंस हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उस वक्त ये भी आने वाले दिनों में ये डिस्कस होगा कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त हमारे अकाबरीन क्या कर रहे थे। यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे थे तो भी डिस्कस होगा, और जो भी कुछ कर रहे थे, जो बहस जारी थी यहाँ पे इस पूरे अरसे में, वो यकीनन तारीख में वो लिखी जाएगी। ठीक है, किन फोरम्स पे, किन प्लेटफॉर्म्स पे, कौन सी मुलाकातें, क्या मामला तय हो रहे थे, क्या फैसले हो रहे थे, और हमारे यहाँ का डिस्कशन हो रहा था। 24-48 घंटे बड़े अहम हैं, बहुत अहम है मुल्कों के लिए, रियासतों के लिए इस वक्त। और ये है ना कि वो कमेटियाँ बन गई। मैं इस बहस में जाना ही नहीं चाहता इस वक्त। ये बिल्कुल आप समझें कि मैंने आपसे कहा ना कि जब तारीख लिखी जाएगी तो इन तमाम दिनों के बारे में बड़ा सख्त सवाल उठेगा। आई रिपीट, बड़ा सख्त सवाल उठेगा कि जब कुछ हो रहा था तो अकाबरीन किस बहस में थे, क्या बात डिस्कस हो रही थी पाकिस्तान में। 24-48 घंटों में और अगले चंद दिनों में बहुत कुछ होने वाला है पूरी दुनिया के अंदर, बहुत अहम वाक़यात होने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ज़रा स्टार्ट करते हैं आज, और इसको चाइना से स्टार्ट करते हैं। चाइना में 5 साल के बाद एक बहुत अहम मुलाकात आज होने जा रही है। इससे पहले 2019 में हुई थी मुलाकात, और ये मुलाकात जो है ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं चाइना और इंडिया के, उनके दरमियान 2019 में हुई थी, और उसके बाद आज वो बीजिंग में हो रही है। और वो मुलाकात है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल और चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दरमियान। ठीक है, और ये मुलाकात जो है ये बहुत अहम है, और इसमें बहुत से मामला तय होंगे दोनों मुल्कों के दरमियान, यानी भारत और चीन के दरमियान। सरहदों पे कशीदगी जो LAC के ऊपर थी उससे हट के भी इसमें मेरी इतला है कि गुफ्तगू होगी, और वो इसलिए होने जा रही है बहुत सारे इश्यूज़ पे, क्योंकि पहली जनवरी से जो ब्रिक्स ममालिक की सदारत है वो रशिया से जा रही है ब्राज़ील के पास। और उस वक्त उसमें ज़ाहिर है कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तो उसका हिस्सा बना ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बना। हमने शायद किसी को खुश करना था कि हम गए नहीं ब्रिक्स की तरफ। मैंने आपसे कहा ना कि काफ़ी सवालात उठेंगे आने वाले अरसों में कि क्या मामलात हुए इस पूरे दौर में। तो अब यह है कि वो जो ब्रिक्स का जो ब्राज़ील में होने जा रहा है पूरा, पहली तारीख से सदारत, तो उसके बाद मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा और सदूर, यानी ब्राज़ील जो है वो हिस्सा बन जाएगा, आप समझें कि फोकस का बहुत हद तक। और ख़ास तौर पे जब ट्रंप ये कह रहे हैं कि जी हम टैरिफ्स बढ़ाएंगे और 100% टैरिफ्स लगा देंगे, और ज़ाहिर है मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से उन्होंने बात की, तो उसमें इंडिया भी है, और इंडिया भी यकीनन देखेगा अभी आने वाले दिनों में कि वो ये जो मुख्तलिफ शख्सियात जो कि चाइना के बारे में बड़ा सख्तगीर मौक़िफ़ रखती हैं, तो वो इंडिया अपने इस वक्त ही देख रहा है कि अगर प्रेशर आता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्को रूबियो और बाकी शख्सियात जो हैं चाइना हॉक्स कहलाते हैं जो ट्रंप की टीम में, तो किस हद तक जाना है और किस हद तक नहीं जाना। तो इस मरहले पे जो NA से अजीत डोवल हैं उनकी मुलाकात बीजिंग में वांग यी से होना 5 साल के बाद ये, और इसमें बहुत ज़्यादा बातें वहाँ से
शायद निकलेंगी भी नहीं सामने, लेकिन ये मुलाकात होना अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब तो और मैंने कहा ना कि ये आने वाले चंद दिनों में मुख्तलिफ वाक़यात बहुत तेज़ी के साथ होंगे, और ख़ास तौर पे क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां और ये सारी जब दुनिया, तो इसमें बड़े कोई रुथलेस वाक़यात भी हो सकते हैं दुनिया में, ये भी मैं आपको बताऊं। बड़े रुथलेस वाक़यात, कोई हादसात भी हो सकते हैं, कोई ऐसे वाक़यात भी हो सकते हैं जो इंतहा गैर मुतवक्को हों दुनिया भर में इस वक्त। इस्टेब्लिशमेंट, जो टेक्टोनिक सिस्टम्स हिल रहे हैं, गिर रहे हैं सारे, ये आप देखिए ना जो सीरिया में हुआ है, जो शाम, साबिका शाम, अब वो उस जोग्राफियाई सरहदों तक महदूद तो वो नहीं रहा, इसलिए मैं उसको कहता हूँ कि वो हम जितनी जल्दी इस अपने अंदरूनी खलफिशार से निकलेंगे ना बतौर रियासत, और जो यहाँ फंसे हुए हैं ना कि इंटरनेट स्लो हो गया, कमेटी बनेगी, फायर वॉल और फलाना, ये जो बहन, और मुज़ाकराती कमेटी नहीं तो ये होगा तो वो होगा, ये चंद दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद हमें बतौर कौम एहसास होगा कि हमने इस पूरे वक्त में क्या कर रहे थे। ये सवाल, और मैंने कहा ना सवाल उठेगा, ये उठेगा सवाल, और अकाबरीन के दरमियान ही उठेगा, ये एलिट और पब्लिक के दरमियान कि आप एक मिनट, आप भी थे कहीं इसमें, अच्छा क्या कर रहे थे जी, उस वक्त हम ये डिस्कस कर रहे थे, वो पार्लियामेंट के अंदर सेशन, तो तनख्वाहें बढ़ रही थी, तो ये हो रहा था, तो वो हो रहा था, तो हम खुश हो रहे थे, हमारी जो स्टॉक मार्केट ऊपर उठ गई, तो ये हो गया, चलिए जब ये कर रहे थे। अच्छा, अब दूसरा जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो कल मैंने बात की थी कि जो सीरिया में जो कुछ हुआ है, सीरिया में जो कुछ हुआ है, देखें ये आप समझें कि जो मैंने अपना कल तज़किया दिया था कि इसको लीबिया से और इराक से और यमन से और बाकी जो भी पिछले 24-25 सालों में यहाँ पे जोग्राफिया चेंज हुआ है, तो इसको इस लिहाज से अलग देखें कि वहाँ पर हुकूमतें गिरी हैं, खाना जंगी हुई है, लेकिन जोग्राफी चेंज नहीं हुई, यहाँ जोग्राफी चेंज हो गई, यानी सीरिया जो है अब इस शक्ल में नहीं रहेगा जिस शक्ल में मौजूद है, बल्कि उस शक्ल में आ जाएगा जो कि हम नक्शा देख रहे हैं कि एक इलाके में जो है वो कुर्द हैं जिनको अमेरिका सपोर्ट करता है, एक इलाके में वो कुर्द हैं जिनको टर्की सपोर्ट करता है, बल्कि अब तो तकरीबन तमाम ही इलाके में जहाँ पर बशारुल असद का कब्ज़ा था, तो वहाँ पर वो कुव्वतें हैं जिनको अभी तक, उनमें चूंकि आपस में कोई खाना जंगी नहीं हुई, तो इसलिए उनको टर्की की हमायत हासिल है। अच्छा, इसमें जो नेट इस वक्त तक सूरत, मैंने कल ही बात की थी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये यानी लेबनान तक जाने का और बाकी जानों का, बल्कि इसमें जो है ये बहुत बड़ा रोल इस पूरे खत्ते में जो कुछ हो रहा है और होता रहा है हमेशा से, उसमें ऑयल एंड गैस का बहुत बड़ा रोल रहा है। ऑयल एंड गैस के ज़खायर, कॉरिडोर्स, आप देखें ना हमारे यहाँ भी बेल्ट एंड यानी सी पैक, और उसके ऊपर ही कितना कुछ दुनिया में हो रहा है कि भाई कॉरिडोर्स कैसे बनेंगे, आपकी जोग्राफी क्या कहाँ पे है, आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन किधर है, आपके कैसे मामला आप तय करते हैं। अगर कोई मुल्क इस वक्त अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से भरपूर फायदा कोई उठा रहा है तो वो है टर्की। टर्की की जो जोग्राफी है, मतलब वो ऐसी जोग्राफी है, ऑटोमन एम्पायर खत्म होने के बाद इवन देन उनकी जोग्राफी जो भी है, जैसी भी टर्की है, उससे उनके प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दुगन उस जोग्राफी से भरपूर फायदा उठा रहे हैं, ना सिर्फ जोग्राफी से बल्कि अपनी पॉलिटिकल मूव से, अपनी सियासी हिकमत अमली से भी वो उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। और टर्की असर्ट कर रहा है इस वक्त, टर्की असर्ट करके उस पूरे इलाके में आ गया जो एक ज़माने में खिलाफत उस्मानिया का था, ठीक है, सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया जो उसका था, और वहाँ पर टर्की जो है वो बड़ी हद तक आ गया है, यानी अपनी। और आज रजब तैयब उर्दुगन जो हैं टर्की के, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बयान इस मरले पे उन्होंने दिया है, और उनका जो ये बयान है ये मतलब इसको मतलब ये याद रखने वाला बयान है, और ये 32nd स्लाइड में डेली सभा की कोट कर रहा हूँ। वो कहते हैं तुर्किया कैन नॉट बी कन्फाइंड टू इट्स बॉर्डर्स, तुर्की को उसकी सरहदों तक नहीं रोका जा सकता। प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दुगन, लीडरशिप कैसे आप लेके चल रहे हैं चीज़ों को।
अच्छा, ये बड़ा ट्रिकी। अच्छा, मैंने आपसे कल भी कभी बात की थी कि ये मामला जो है ये सिर्फ इसका बहुत अहम पहलू जो है वो है ऑयल एंड गैस के कॉरिडोर्स। अच्छा, चैथम हाउस ने आज एक रिपोर्ट शायद हुई है। चैथम हाउस हर को पता है कि उसके तो रूल्स मशहूर हैं, तो चैथम हाउस तो अपनी जगह। और मैं वो फर्स्ट स्लाइड यहाँ पे अगर हम दिखा सकें वो रिपोर्ट, वो टर्कीज एनर्जी हब एम्बिशंस हैव न्यू मोमेंटम आफ्टर असद's फॉल। ये बिल्कुल जो कल बात डिस्कस हुई, आज ये चैथम हाउस की रिपोर्ट है। स्टेबिलिटी इन सीरिया कुड अलाउ द रिवाइवल ऑफ द लॉन्ग डोरमेंट पाइपलाइन प्रोजेक्ट टू कनेक्ट कतरी नेचुरल गैस फील्ड्स विद टर्की वाया सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड सीरिया। ठीक है, यानी अगर नक्शा देखें जो कल हम बात बहुत तफसील से कर चुके हैं, तो जो कतर और तुर्की के दरमियान पाइपलाइन है उसका रिवाइवल जो है वो मुमकिन है। और ये पूरी रिपोर्ट है पर चैथम हाउस की कि लैंड बेस्ड रूट, वो कल मैं तफसीलन बात कर चुका हूं उसके ऊपर। और आज ये जो रिपोर्ट है ये वहां पे चैथम हाउस की वेबसाइट के ऊपर ये अवेलेबल है। तकरीबन वही बातें हैं जो मैंने कल कही थी, ठीक है, लेकिन ये अभी शाम को किसी वक्त या सुबह आज शाम को जो है वो ये उनकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है। अच्छा, अब आप आ जाएं कि ज़रा इसको हम ज़रा देख लें कि ये जो है ये कतर टर्की पाइपलाइन क्या है। तो ये सेकंड स्लाइड हम दिखा दें, फिर याद दिला दें कि कतर से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद सऊदी अरेबिया। सेकंड स्लाइड हम अगर दिखाएं, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और टर्की, और फिर उसके बाद ये यूरोप तक। यानी कतर, मैंने कल भी बात की नहीं, कतर यूरोप तक कैसे जाएगा? कतर या तो जाएगा वो वाया भटिंडा पूरा ये क्रॉस करेगा समंदर, या ये सीधी लैंड पाइप, और जाहिर है कि वो ये बड़ा एक स्मूथ तेजी के साथ एक रास्ता है। और ये जो रास्ता है ये सऊदी अरेबिया और उसके बाद सीरिया, और सीरिया के बाद ये टर्की, और थोड़ा सा और जॉर्डन को, सऊदी अरेबिया से जॉर्डन को टच करता है, जॉर्डन को क्रॉस करता है, टर्की से आगे जो है सीधा ये निकलता है फिर यूरोप की मंडी तक। कतर की, और आपको पता है इस वक्त वहां पे यूरोप को बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये वो गैस है जो कि क्योंकि यूरोप के मुल्क रशिया से नहीं लेना चाह रहे यूक्रेन की वजह से, और जाहिर है कि उनका फटा, तो वो चाह रहे हैं कि कतर भी चाह रहा है कि अपनी गैस यूरोप तक पहुंचाए, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन का फटा पड़ा हुआ है, रशिया की गैस वहां पे, रशिया कैसे पहुंचाए गैस अपनी। अच्छा, और दूसरा जो मुतबादिल वो इसमें वो कि ईरान की पाइपलाइन, और वो थर्ड स्लाइड कि ईरान जो है वो थ्रू लेके जाता इराक और फिर सीरिया और फिर आगे, अगर उसके मामलात यूरोप के साथ और इन दोनों में मुज़ाकरात हो जाते, कामयाब हो जाते पिछले चंद सालों के दौरान, तो ये मंसूबा दूसरा जो था ये अपनी जगह अब रुक गया। अब ईरान जो है वो पहले भी ये बात कह चुका है कि अगर हमारे मतलब हमें कोई इशू नहीं है कि हम उस पाइपलाइन का हिस्सा बन जाएं जो कि टर्की जिसको लेके आगे चल रहा है, जो टर्की का प्रोजेक्ट है। अच्छा, अब टर्की के जो है ना, ये ज़हन में रखें कि टर्की एक तो की कतर की पाइपलाइन। अच्छा, अब इसमें एक और इत्तेफाक हो गया कि अमीर कतर जो हैं, कतर भी कमाल इस वक्त उनकी जो डिप्लोमेसी और अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हर मुल्क इस वक्त जो है ना आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि क्या इस वक्त रियासतें फैसले कर रही हैं और क्या उनमें डिस्कशंस हैं और कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है दुनिया में इस वक्त। अब जो अमीर कतर हैं, अमीर कतर एक तो वजीर आजम है ना, जो वजीर आजम हैं वो वजीर खारजा हैं, और वो ये हमास के साथ जो सीज फायर है, जो जंगबंदी है, उसमें उनका तो यानी एक होता है ना कि एक रोल उनका हमेशा याद रखा जाएगा। और नेतन्याहू ने जो कुछ किया, इसराइल का प्रेशर आगे पीछे, जिस तरह कतर ने टॉलरेट किया उस सारे प्रेशर को, और उसमें उनका यानी वली अहद और वजीर आजम का रोल। और अमीर कतर जो हैं वो अचानक उन्होंने तुर्की का दौरा किया है, और तुर्की का उन्होंने दौरा किया है ये पिछले 24 घंटों में, और उनकी वहां पर मुलाकात हुई है रजब तैयब प्रेसिडेंट उर्दगान से। अच्छा, इस पूरे तनाजुर में अब आप अमीर कतर के तुर्की के दौरे को, और ये 1 महीने में दूसरा दौरा है, तकरीबन महीने सवा महीने में दूसरा दौरा है। तुर्की और कतर के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर, मतलब मिलिट्री लेवल के, स्ट्रेटेजिक लेवल पे ताल्लुकात हैं उनके, मिलिट्री लेवल पे ताल्लुकात हैं।
दोनों के, और दोनों को पिछले 10-15 सालों में दोनों बहुत करीब आए हैं। कौन? तुर्की और कतर। और ख़ासतौर पे ये उस वक्त करीब आए जब ये अरब अपराइजिंग शुरू हुई। अरब अपराइजिंग शुरू हुई तो उस वक्त जो है वो कतर और तुर्की दोनों ने अफ़गान की हमायत की थी, जो वहाँ पर जब हुस्नी मुबारक का तख्ता उल्टा गया था और मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत आई थी। और फिर ये ताल्लुकात जो हैं उस वक्त मज़ीद ये बेहतर हुए ताल्लुकात जब जीसीसी से कतर अलग हो गया, और इस दौरान जो है वो टर्की और कतर मज़ीद करीब आए। अब सीरिया में कतर और टर्की बहुत करीब हैं, और आने वाले दिनों में अच्छा टर्की और कतर जो हैं वो फिर और करीब हुए उस वक्त जब ये मसला चला इसराइल का और फ़लस्तीनियों का, यानी हमास का। उस वक्त ये हुआ कि तमाम दुनिया ने जब ये कहा कि जी हम हमास की क़यादत को रखने को तैयार नहीं है, हम क्यों फट डालें इसराइल से, ऐसे नारे वारे मुजाहरे करके दुनिया ने वेस्टर्न कंट्रीज निकली बाहर। ये ज़हन में रखें, बहुत प्रेशर उनको दाद देते हैं। कुछ मुल्कों ने डंड टपाव किस्म का किया ना काम, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में कई मुसलमान मुल्कों में लोगों ने बहुत दबाव डाला, स्ट्रीट पावर बहुत थी, ठीक है। लेकिन ये कि फिर उसके बाद हालात ही बहुत तूल पकड़ गया, मामला तवक्को से हट के लेबनान में, फिर उधर। बहरहाल तो मैं इसे भी कह रहा हूँ कि उस वक्त ये हुआ कि उस वक्त दो मुल्कों ने हमास की लीडरशिप को अपने यहाँ जगह दी। कुछ बातें होती हैं जो रह जाती हैं तारीख का हिस्सा। एक कतर और एक तुर्की। कतर ने ये कहा, और कतर ने उस वक्त जो है वो हमास की लीडरशिप को जगह दी जब बशारुल असद ने हमास की लीडरशिप से कहा 2011 में कि आप यहां से निकल जाएं। खालिद मिशाल और इस्माइल हानिया को वहां से कहा, और वो एक बहुत बहुत बुरा वक्त था। मतलब जिन लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि उस वक्त जो हालात थे, उस वक्त हमास की लीडरशिप को अपने यहाँ दावत देना बहुत मुश्किल काम था। कतर ने अपने यहाँ हमास की लीडरशिप को दावत दी। साथ ही दूसरा मुल्क जिसने फ़लस्तीनियों को अपने यहाँ जगह दी और हमास की लीडरशिप को ख़ासतौर पर अपनी जगह दी, वो तुर्की था। और बाकी मुल्क जो थे उन्होंने हमास की लीडरशिप को आने ही नहीं दिया अपने मुल्क। बस ठीक है, बात कर लें, इस्लाम तो हम साथ हैं आपके भी, लेकिन ये कि अमेरिका बहादुर नाराज़ ना हो जाए, इसराइल बहादुर नाराज़ ना हो जाए। अच्छा, उसके नतीजे में क्या हुआ, ये दोनों मुल्क आए करीब, और करीब आके इन्होंने अल्टीमेटली, शुरू में तो ये लगा कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, प्रेशर, इल्ज़ामात आगे पीछे, लेकिन ये ग्रेजुअली उस पोजीशन में आ गए जहां पर ये निगोशिएट कराने के काबिल हो गए कि निगोशिएशंस के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ओमान एक मुल्क है, ओमान जो है ये तमाम, जब ये हुतीज का फटा पड़ा तो तमाम अरब ममालिक का दबाव था कि आप जो हैं, क्योंकि हुतीज के साथ लड़ाई थी, कि आप हुतीज के खिलाफ हमारे साथ खड़े हो जाएं। छोटा सा मुल्क है ओमान, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं खड़े होंगे, हम इस फड्डे में पड़े ही नहीं होंगे। नतीजा ही निकला कि जब आज तक निगोशिएशंस होती हैं तो ओमान में होती हैं हुतीज के साथ, क्योंकि हुतीज अमान की भी सुनते हैं और वो अरब ममालिक की भी सुनते हैं। अमेरिका भी वहां पहुंचता है, हर मुल्क वहां पहुंचता है कि जी जो है ये ओमान, क्योंकि ओमान एक होता है ना कि आप वो प्रेशर लेते हैं उस वक्त, फिर आप आपकी सरजमीन जो है, आपका मुल्क, आपकी रियासत निगोशिएशंस के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब इशू तो बहरहाल ये मुल्क ये हुआ कि अमीर कतर ने अब दौरा किया वहां का, टर्की का, और टर्की का दौरा करने के बाद साथ ही यकीनन उसमें एक तो ये पाइपलाइन है, दूसरा जो इशू है वो ये है कि आगे प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भी बात की रजब तैयब उर्दोगन से। प्रेसिडेंट उर्दोगन भी जा रहे हैं काहिरा, और वो पहले तो ये था कि शायद, जो मैंने कल बात की थी कि शायद उनके फॉरेन मिनिस्टर जाएं, लेकिन अभी इत्तला है कि शायद वो खुद भी काहिरा जा रहे हैं D8 के इजलास में, और D8 के इजलास में जा रहे हैं, डेवलपिंग एड, जहां पर उनकी मुलाकात होगी। ईरान के साथ 10 साल बाद जा रहे हैं। ईरान के देखें, ईरान और मिस्र के ताल्लुकात कितने अजीब रहे हैं। यानी शाह ईरान जो हैं, अब जो है ना शाह ईरान, मतलब एक
बहुत ही अजीब ताल्लुकात रहे हैं ना, कुछ मुल्कों के ताल्लुकात तो तारीखी तौर पे बड़े अजीब रहे। भाई शाह ईरान जब इनकलाब आया है तो शाह ईरान को जो है वो आखिर में उनकी तदफीन जो है वो मिस्र में हुई थी। तो ये बड़े अप एंड डाउन, फिर कभी खुल गई एम्बेसी, नहीं खुली, फिर उन्होंने वो जो अनवर सादात को मारा गया तो एक सड़क का नाम यहाँ रख दिया। वो होता रहता है, इस तरह चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। लेकिन ईरान के सदर भी इस वक्त पहुँचे हुए हैं जनाब, वो पहुँच रहे हैं या पहुँच गए हैं वो कायरा में, और कायरा में D8 का इजलास हो रहा है और वहाँ पर रजब तैयब उर्दुगन भी मौजूद हैं और वहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी, बांग्लादेश के डॉक्टर यूनुस भी होंगे गालिबन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें दो मेरे ख्याल से जो शख्सियत की प्रेजेंस है आपस में, तुर्की और ईरान के प्रेसिडेंट्स की आपस में मुलाकात इंटरेस्टिंग होगी इन हालात में, मौजूदा हालात में। असद के जाने के बाद असद, बशर उल असद गया, असद जो है ना वो बिल्कुल एक पैथेटिक किस्म की पर्सनैलिटी। असद बिल्कुल वही है जो, मतलब मुझे बात नहीं करनी, जो अशरफ गनी टाइप करेक्टर बन गए थे ना आखिर में, एक लाइबिलिटी, अमेरिकन के लिए भी लाइबिलिटी बन गया। अशरफ गनी क्या करें, कहाँ रखें उसको, क्या करें, तो वो असद, बशर उल असद भी एक लाइबिलिटी बना हुआ था सबके लिए। ईरान को भी नहीं समझ में आ रही क्या करें, तो उनको भी समझ नहीं आ रही, बस ऐसे ही एक बंदा बैठा हुआ अपनी जगह पे। बहरहाल तो वो रशिया ने निकाल लिया कि भाई तारीख में ये याद ना रहे कि नजीबुल्लाह को हमने नहीं निकाला था। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि बशर उल असद के में कोई हैसियत थी रशियंस के नज़दीक। जो मैंने कल भी बात की थी ना कि वो एक तारीख में ना रह जाए बात कि मैं एक हुकूमत को सपोर्ट करते थे, हुकूमत गिरी और बाद में जो है वो हुआ जो कदाफ़ी के साथ हुआ था या बाकी लोगों के साथ हुआ था या डॉक्टर नजीबुल्लाह के साथ, तो अफसोसनाक सानिया था जो पाकिस्तान में भी उसकी बड़ी तकलीफ़ है सबको, और हम भी उसको किसी एक सानिया समझते हैं जो कुछ हुआ डॉक्टर नजीबुल्लाह के। बहरहाल तो उन्होंने असद को निकाल लिया। लेकिन अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे जो है वो ये है कि एक तो अमीर कतर का दौरा, इसको मैं बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ तुर्की के साथ। दूसरा ये है कि ये देखना है कि ईरान के सदर और तुर्की के सदर की क्या बात होती है आपस में। चाइना में अजीत डोवल और वांग यी की मुलाकात में क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ये बात जहन में रखें कि जो रशिया है, रशिया ये जो उनके जनरल इगोर का मर्डर हुआ है कल, ये एक्सकलेशन है, ये जंग एक और लेवल पे चली गई है। और ये देखें जंगें होती हैं, जंगें हो जाती हैं ना, मुल्कों के दरमियान झड़पें हो रही हैं, सीज फायर हो गया, ये हो गया, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता कि आप किसी कैपिटल के अंदर उनके एक हाई ऑफिशियल को टारगेट करें। ये फिर किसी और तरफ मामला, कई मुल्कों से जंगें होती हैं, सरहदों पे हो रही होती हैं, गोलाबारी हो गई, सीज फायर हो गई, फिर उन्होंने इधर दाखिल हुए, जवाब दिया, ये ऐसे होता है। लेकिन ऐसे नहीं होता कि एक दारुल हुकूमत में किसी को टारगेट कर दिया जाए और बाद में मुल्क कहे कि जी हमने ये भी कर दिया था। तो इसका मतलब है कि ये मामला किसी और पर एक्सकलेट हो रहे हैं। तो बट अब यानी, और ज़ेलेंस्की के अच्छे भी नहीं कर सकते ये कार्रवाई अगर उनको कहीं से सपोर्ट ना होती, तो ये मामला किसी और तरफ जा रहा है। तो अगर रशिया इसका जवाब देने पे आ गया तो फिर वो मामला किसी और जगह, अच्छा जी वो हो गया, कुछ वाकया हो गया। मैंने आपसे कहा कि ये एक ख़राब आने वाले दिनों में हालात होंगे, और ये 20 जनवरी या उससे आगे पीछे, क्योंकि ट्रंप की वजह से वो पूरा सिस्टम ऊपर नीचे कैसे होगा, कैसे दुनिया चलेगी, क्या वो पूरा सिस्टम टूट रहा है। टूट वैसे ही रहा था, लेकिन बाद वाकया तो उसको एक्सलेट कर दें जो हमें सीरिया में नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, तो 2-3 वाकया तो ये होगा। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि ये जो गैस का इशू है ना, गैस और ऑयल का, ये बड़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज हैं। हम तो अभी फंसे हुए हैं पाकिस्तान में, कभी इस पे तय करेंगे कि हमने गैस ईरान से लेनी है कि कहाँ से लेनी है, कैसे अपने मसाइल, हमारे गैस के रिजर्व्स कम हो रहे हैं, हमें ऑयल चाहिए, लेकिन ये कि इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होगी तो अभी मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज होती हैं मुल्कों की, कि हमने ये पाइपलाइंस और ये, अब देखिए ना 2009 का कल मैंने आपको नेशनल दिखाया था कि उस वक्त कतर और तुर्की के दरमियान बातचीत चली थी, और ये 2024 में अमीर कतर और तुर्की के दरमियान बात हो रही है। उस वक्त अब्दुल्ला गुल थे और ये वजीर आज़म थे। देखें रियासतें इस तरह चलते हैं, मुल्क इस तरह एक ताल्लुकात डेवलप होते हैं। अब तो ये ज़ाती दोस्ती है अमीर कतर की और रजब तैयब उर्दुगन की, बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। एनीवे, एक बात आप ज़हन में रखें कि ये जो ऑयल एंड गैस का खेल है, ये चक्कर ये है कि जो रशिया है, रशिया ने एक उनका प्लान, रशिया का एक तो नॉर्थ स्ट्रीम है ना, नॉर्थ स्ट्रीम,
एक साउथ स्ट्रीम पाइपलाइन भी थी, एक नॉर्थ और एक साउथ। जो साउथ थी वो, अच्छा वो उसको आप इसके साथ बिल्कुल ना मिलाएं जो कि ये जो नेबुको पाइपलाइन है। नेबुको पाइपलाइन तो वो है जो टर्की से गुजरती है, जो कल मैंने जिक्र किया था ना, नेबुको पाइपलाइन का जो मैंने कल जिक्र किया था, ये नेबुको पाइपलाइन जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। ये जो 9th स्लाइड है ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये है कि आपने चलना है आज़रबाईजान की गैस को लेके, और उसमें अगर तुर्कमेनिस्तान आना चाहता है तो वो भी आ जाए, लेकिन आज़रबाईजान से गैस चलेगी, फिर जॉर्जिया जाएगी, जॉर्जिया से टर्की जाएगी, टर्की से फिर वो आगे जो है वो बल्गारिया, रोमानिया, यूरोप तक चली जाएगी। मतलब ये यानी रशिया को बाईपास करेगी, रशिया इसमें नहीं है। ये जो है ये एक पाइपलाइन है जो कि मुतबादिल पाइपलाइन कि जिसमें रशिया से गैस अगर यूरोप ना ले तो फिर कहां से ले, तो फिर यहां से ले। और टर्की दरमियान में एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहां पे बहुत ज़्यादा टर्की के पास ज़खायर तो नहीं है, लेकिन टर्की एक ट्रांजिट ऐसा है जो एक आप समझें कि वो एक तरफ उसके कैस्पियन भी है तो मेडिटेरियन भी है, तो वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में कहता हूँ भरपूर फ़ायदा उठाता है। अच्छा, अब आप इसमें ये देखें कि ये साउथ स्ट्रीम पाइपलाइन एक अलग पाइपलाइन का प्रोजेक्ट था। ये बनाया था रशिया ने, जैसे रशिया ने नॉर्थ स्ट्रीम 2 बनाए ना जो तबाह हो गए, नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 जो भी यूक्रेन की जंग में, तो रशिया ने इसी तरह से साउथ स्ट्रीम पाइपलाइन का एक प्रोजेक्ट बनाया था। और वो साउथ स्ट्रीम पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट था उस पर उन्होंने इटली से बात की थी, इटालियंस के साथ उन्होंने बात की, उसमें फिर बल्गारिया भी आ गया, फिर उसमें रोमानिया भी आ गया, फिर उसमें बहुत सारे मुल्क आ गए, लेकिन फिर ये हुआ कि वो 2014 के बाद वो पूरा प्रोजेक्ट डंप हो गया। उसमें जो है वो रशिया टर्की को बाईपास कर रहा था। रशिया नॉर्थ स्ट्रीम में टर्की को बाईपास कर रहा था, सॉरी साउथ स्ट्रीम में। जो साउथ स्ट्रीम पाइपलाइन जो थी उसमें टर्की बाईपास हो रहा था, सिर्फ टर्की के कुछ पानी उसमें थे, टर्किश वाटर से वो गुजर रही थी पाइपलाइन। अच्छा, ये जो पाइपलाइन है मैं सिर्फ आपको इसमें थोड़ा सा इसका रेफरेंस देके और फिर इसके बाद हम इसको आगे निकलते हैं। मैं सबसे पहले तो ये 7th स्लाइड यहां पे दिखा देता हूं। रशिया रेडी टू कंस्ट्रक्ट साउथ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन इन केस ऑफ गारंटीड डिमांड इन यूरोप, ठीक है। फिर उसके बाद 8th स्लाइड, रशिया कैरीज आउट नो वर्क, रशिया ने रोकने का ऐलान कर दिया था साउथ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर बात की थी, हाउ प्यूटिन फॉर्ज्ड, ये 9th स्लाइड, अ पाइपलाइन डीड दैट डिरेल्ड। फिर वॉशिंगटन पोस्ट ने इस पर तमस्कुर उड़ाया था कि प्यूटिन कैंसल न्यू नेचुरल गैस पाइपलाइन टू यूरोप इन अ सरप्राइज मूव। फिर वॉइस ऑफ अमेरिका ने कहा था प्यूटिन कैंसल साउथ स्ट्रीम पर रशियन न्यूज़पेपर ब्लेम्स यूएस। तो ये जो पाइपलाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए थी कि ये जो है ये अगर आप इसको न्यूयॉर्क टाइम्स देखें 5th उस दौर का, तो प्यूटिन ऑफर्स टू मेक टर्की, फिर प्रेसिडेंट प्यूटिन ने कहा कि हम टर्की को ही, पिछले साल 2022 में प्रेसिडेंट प्यूटिन ने कहा था हम टर्की को ही गैस का हब बना देते हैं और यहां से ही गैस जाया करे, क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम भी तबाह हो गई है, साउथ स्ट्रीम भी तबाह हो गई, तो टर्की को ही हम गैस का हब बना देंगे और यहीं से गैस आगे जाया करे। और मैं याद दिला दूं लोगों को, ये 5वीं स्लाइड, प्यूटिन ऑफर्स टू मेक, ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद टर्की ऑफर्स 4th, टर्की ऑफर ऑल्टरनेटिव एनर्जी हब फॉर यूरोप। और ये फिर टर्की ने जो है वो अपने, अच्छा बीबीसी ने तमस्कुर उड़ाया था जब साउथ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन गई थी ना, 6th स्लाइड। तो 2 पाइपलाइंस थी, रशिया का प्लान था 2 पाइपलाइंस का, एक नॉर्थ स्ट्रीम जो अभी तबाह हुई है यूक्रेन की, और एक साउथ स्ट्रीम जो 2014 के बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद ही कहा था कि मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं। और ये 13वीं स्लाइड भी मैं उस जमाने की दिखा देता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स है 2015 का, रशिया प्रेस्ड अहेड विद प्लान फॉर गैस पाइपलाइन टू टर्की। अब इशू ये था कि ये पाइपलाइन साउथ, और इसको हम दोबारा दिखा के फिर आप ब्रेक पे चले जाएं कि ये कंपीट कर रही थी एक दूसरे के साथ। 8वीं स्लाइड, 8वें मैप को देखें, कंपीटिंग गैस पाइपलाइंस हैं ये, कैस्पियन और मिडिल ईस्ट, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपीट कर रही थी।
8वीं स्लाइड का हम दिखा देना मैप। अगर एक जो साउथ स्ट्रीम पाइपलाइन है, साउथ स्ट्रीम पाइपलाइन, ठीक है, जो येलो है, वो टर्की से नहीं गुजर रही, वो रशिया का प्लान था। जो येलो है, ठीक है ना, वो आपको ऊपर से नजर आ रही है ना, टर्की, वो टर्की बाईपास हो रहा है उसमें। जो ये डॉटेड है, ये नबूको पाइपलाइन है, इसमें रशिया बाईपास हो रहा है और ये टर्की से गुजर रहे हैं। तो अब वो जो साउथ वाली थी, साउथ स्ट्रीम, वो 2014 में फारिग हो गई, 14, 15, 16 में। और जब बाद में यूक्रेन का फड्डा हुआ तो उसमें जर्मन से वो सबोटाज हुआ, जो भी हुआ, सीमोर हर्ट्ज की स्टोरी पे बिलीव करें, जो भी करें, जो वो भी फारिग हो गई पाइपलाइंस। अब यूरोप को जो चाहिए गैस सारी, चाहे वो रशिया की हो, चाहे वो किसी की हो, तो अब रशिया के पास भी वही तरीका है कि रशिया ने कहा कि भाई हम टर्की को देंगे, टर्की को हब बना देंगे। कतर ने कहा कि हम भी टर्की को हब बना देंगे। सऊदी अरेबिया को इसमें कोई इतराज नहीं होगा, क्योंकि कतर, मतलब देखें ना, सऊदी अरेबिया जो है वो ये गैस है, ये एलएनजी है, ये ऑयल नहीं है। तो इसके ऊपर सऊदी अरब भी शायद मान जाए, क्योंकि जो टर्की, देखें ना, टर्की, सीरिया में टर्की और कतर और ये मुल्क सारे हैं ना, तो इस वक्त शायद सऊदी अरेबिया भी, उस पर कोई इतराज तो नहीं बनता कि सऊदी अरेबिया इतराज करेगा। जॉर्डन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो तो बीच में चारों तरफ से टर्मोइल। तो टर्की ने अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन से भरपूर फायदा उठाया। रशिया भी टर्की के साथ होगा, ये मैं बता, रशिया को कोई इशू, रशिया तो पहले ऐलान कर चुका था ना, हमारी साउथ जो सदर्न स्ट्रीम है वो पहले 2014 में फारिग हो गई थी, ये अभी फारिग हो गई, तो हम तो टर्की को अपना हब बना रहे हैं, टर्की के थ्रू ही तो देंगे हम यूरोप को, तो कोई इशू नहीं होगा। प्यूटिन और उर्दगन के ताल्लुकात ये बशर अल असद से कभी भी इफेक्ट नहीं होंगे। कतर भी उनके साथ अपने मामलात जो है वो अब वो इस पाइपलाइन के थ्रू जाता है या उसको ज्वाइन कर। ईरान भी कह चुका है कि हम नबूको में भी जाने को तैयार हैं और हम इस कतर वाली पाइपलाइन में भी जाने को तैयार हैं, और वो ईरान, इराक, सीरिया वाली पाइपलाइन साइड पे चली गई। तो इस पूरे झगड़े में, इस पूरे फड्डे में ऑयल एंड गैस की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज, जो कि कई दिहाइयों तक चलते हैं मामला। अब होता है यहां तालिबान से 9/11 से पहले तालिबान से तापी के ऊपर बात हो रही थी अमेरिकन से, ठीक है ना। ये 9/11 से पहले 9/11 हो गया, वो रुक गई, लेकिन उससे पहले तापी के लिए बातचीत के लिए अमेरिकन तालिबान से बात कर रहे थे। तो ये जो लॉन्ग टर्म बीच में फटा पड़ गया कि जी वो, और जाहिर है फिर चाइना आ गया, रशिया, वो पूरी डायनेमिक चेंज हो गई। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप देखेंगे जियो स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज में रियासतें किस तरह मूव करती हैं। वक्फा लें, उसके बाद एक तो सीआईए के डायरेक्टर कतर पहुंच गए, विलियम बर्न्स दोबारा, और उनके साथ एक और साहब भी पहुंचे हैं, वो नए हैं, बिल्कुल नया नया उनका नाम है, लेकिन पाकिस्तान उनको याद है। अब वक्फा लें और पाकिस्तान में वो आ चुके हैं, इससे पहले भी वो भी कतर में जी। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सुस्त इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश पर पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत पर काफ़ी तनकीद की गई है। मैं देखिए ये बात कह रहा था कि जो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं जी, जो कतर, अच्छा अमीर कतर वापस आए हैं, यानी टर्की का दौरा करके वापस आए हैं, क्योंकि ये एक हतमी मराहिल की तरफ जा रहे हैं मामलात के, गज़ा के अंदर जंग बंदी और उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होती है। और ये इसमें एक तो सीआईए के जो सरबराह हैं विलियम बर्न्स, वो दोबारा यहाँ पे मौजूद हैं, और लेकिन उससे एक अहम, ज़्यादा अहम शख्सियत जो बिलो द रडार इस वक्त घूम रही है, आप समझ सकते हैं, वो हैं एडम बॉयलर। अच्छा, एडम बॉयलर जो हैं ये इनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये गज़ा के इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए, और कितने कैदी फ़लस्तीनी रिहा होंगे, कितनी यरगमाली, उनके लिए इनको आर्जी तौर पे एक, आप समझें, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये रिहा हो जाएंगे, ये माहिदा हो जाता है, तो फिर कोई और जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट रोल उनको दिया है। तो वो निगोशिएटर हैं, वो नेतन्याहू से पहले मिले हैं, फिर वो गए हैं काहिरा कल, और आज वो भी कतर में मौजूद हैं। और वो
खामोशी से इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रंप ने अभी ऑफिशियल चार्ज चूँकि नहीं संभाला, तो जो बाइडन इंतज़ामिया भी मौजूद है आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन ये कि वो यहाँ पे मौजूद और वो बात सारी कर रहे हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि एक तो कैदियों की यरगमाली रिहा करेंगे हमास के लोग। अब उनकी तादाद जो है 20 होगी, 25 होगी, 30 होगी, ख़वातीन हैं, ज़ख्मी हैं, सब ये तो हो गया मामला। पूरी गज़ा से शायद इसराइल की फ़ौज नहीं निकलेगी, कुछ जगह छोड़ेगी, कुछ जगह बाद में छोड़ेंगे। वो दरमियान में वो जो कॉरिडोर था, नेज़न कॉरिडोर, ये सारा जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है वो दे दिया जाएगा फ़लस्तीनी अथॉरिटी को, और फ़लस्तीनी अथॉरिटी को इजिप्ट देखेगा, यानी वहाँ से भी इसराइल पीछे हट गया। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कैदी रिहा होने जा रहे हैं फ़लस्तीन के, जो ये कुछ बातों में हमास पीछे हट गई। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप अभी ना जाएं, औरतों बच्चों को अलाउ कर देंगे, वो शुमाली गज़ा में चले जाया करें, और बाकी डॉक्टर्स की टीमें और बाकी दुनिया के लिए आप खोल दें। बाकी फ़लस्तीनी आप इसराइल की फ़ौज बैठे रहे, दुनिया तो जाए ना अंदर, और ये जंगबंदी, ये सीज़ फायर हो, गोलाबारी ख़त्म हो, जाहिरियत ख़त्म हो। लेकिन इसमें असल इशू ये कि जो कैदी रिहा होने जा रहे हैं, अब मेरे पास इतला, मतलब मैं, जाहिर है कि कैदी भी तो रिहा हो रहे हैं ना, तो उसमें मरवान बरगूती के ऊपर इस वक्त बात हो रही है कि क्या मरवान बरगूती भी रिहा हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्या उनका नाम है दरमियान में, नहीं है। ये वो नुक्ता है जिसके ऊपर हमास किसी सूरत ना हमास करेगी कॉम्प्रोमाइज़ में। फिर दूसरी बात यह है कि इनमें से बहुत से कैदी ऐसे हैं जो कि उम्र कैद या संगीन जराइम के हवाले से इसराइल ने रखे हुए हैं, और ये वो लिस्ट है जो याहिया सिनवार जाने से पहले दे गए थे। उसमें कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे करके वो उसी तरह से रख दी है सामने हमास की लीडरशिप ने। कुछ बातों से पीछे हट गए कि ठीक है इसराइल की फ़ौज रहे यहाँ पे, अभी बाद में किस्तों में जाती रहे, हम ये लोग अच्छा जो यहाँ से जो यरगमाली हैं उनके अलावा जो मैयतें हैं वो भी हमास के लोग देंगे। अब ये भी बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल बात है कि मैयतों का भी तबादला होता है। लेकिन इसराइल की जेलों में जो फ़लस्तीनी कैदी हैं, फिर वो जाएंगे कहाँ, एक सवाल है। ये यहाँ आके फंस गया सारा मामला कि वो जो मरवान बरगूती रिहा होते हैं या बाकी फ़लस्तीनी कैदी जो हाई प्रोफाइल इसराइल की जेलों से रिहा होते हैं, कोई 16 साल बाद, कोई 8 साल बाद, कोई 22 साल बाद, कोई 26 साल बाद, कोई मतलब, तो वो कहाँ जाएंगे? क्या वो गज़ा जाएंगे या मगरबी किनारे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो उनको कोई मुल्क लेने को तैयार नहीं। यहाँ पे मामला अटक गया कि अब ये किस मुल्क में जाके रहेंगे। आखिर में फिर एक मुल्क ने इस मामले को ख़त्म किया। उन्होंने कहा ये हमारे यहाँ रहेंगे और ये हमारे यहाँ क़याम करेंगे और हमारे यहाँ ही हम इनकी जिम्मेदारी लेते हैं। कोई मुल्क उनको लेने को तैयार नहीं हुआ। पहले एक मुल्क आया, फिर दूसरा मुल्क आया, लेकिन दूसरा मुल्क चूंकि थोड़ा सा रेजिस्टेंट था, तो एक मुल्क ने कहा कि इन कैदियों को जो रिहा होने जा रहे हैं हम अपने यहाँ इनको जगह देंगे, ये हमारे मेहमान होंगे। उस मुल्क का नाम है तुर्की। फ़लस्तीनी कैदी जितने हैं वो रिहा होने के बाद तुर्की चले जाएंगे। तुर्की उनकी पहली प्रायोरिटी है और कतर उनकी दूसरी प्रायोरिटी है, क्योंकि कतर जो है वो ज़ाहिर है कि दबाव भी कतर में बहुत, तो फिर वहाँ पे मुख्तलिफ मतलब कतर बहुत शदीद दबाव का शिकार भी रहा है सारा कुछ। लेकिन आप ये देखें कि ट्रंप ने कहा कि ये अच्छा, ये जो मैंने एडम बॉयलर की बात की ना कि ये पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है। एडम बॉयलर जो है ना, ये ज़ुल्फ़े खलील ज़ात के बहुत करीब है और ये पाकिस्तान 2020 में आए थे। कोविड के दिनों में ये पाकिस्तान का इन्होंने दौरा किया था और ये उस वक्त जो DFC के CEO के तौर पे ये काम कर रहे थे कि जो फाइनेंस, अमेरिका का जो सारा फाइनेंस देखता है, आप समझ लें कि बड़ी पावरफुल उनका अदारा है, तो उसके सरबराह के तौर पे ये पाकिस्तान आए थे। इनकी उस वक्त के जो यहाँ पे क़यादत थी, उस वक्त के वज़ीर आज़म थे खान साहब से भी गालिबन मुलाकात हुई थी इस डेलीगेशन की, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। इनकी मुलाकात जो है शाह महमूद कुरैशी साहब से हुई थी, बाकी लोगों से हुई थी। फिर उसके बाद ये अफ़गानिस्तान गए थे। अच्छा, इनकी मौजूदगी भी शोर भी हो गया था थोड़ा सा कि ये क्यों आ रहे हैं, ये कैसे हैं, तो ये इनको बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल मिला है। और मैं ये उज़्बेकिस्तान चूँकि गए थे साथ ही, तो मैं उनकी एम्बेसी का एलामिया यहाँ दिखा देता हूँ। पाकिस्तान की तरफ से भी है, लेकिन ये 21st स्लाइड, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान
reconciliation Zalmi Khalilzad and DFC CEO Adam Boiler to travel to Pakistan, Qatar and Uzbekistan। अभी जो एडम बॉयलर हैं इनका ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि इनको जो है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो इनको डाला। अच्छा, ये नॉर्थ कोरिया भी गए थे। ये नॉर्थ कोरिया भी जब ये था, मतलब हर जगह ये आप समझें कि ये ट्रंप के साथ मूव करते रहे हैं जहाँ जहाँ वो इश्यूज थे, तो ये उस टीम का हिस्सा होते थे। जैसे नॉर्थ कोरिया में क्राइसिस खड़ा हुआ था, नॉर्थ कोरिया पहुंचे हुए थे ये बाकी तो ये अफगानिस्तान का इशू था, ज़ुल्म खलीजात के साथ थे। अब ये जो है यहाँ पर आप देखें ना, सबसे बड़ा क्राइसिस जो हॉस्टेजेस का है, तो ये इसको डील कर रहे हैं बैठ के कतर के अंदर। और उसके बाद जब ये मसला हल हो जाएगा तो इनकी कोई और जिम्मेदारी बनेगी। तो ये पाकिस्तान को जानते हैं और पाकिस्तान को समझते हैं अच्छी तरह, और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है और बाकी उन पर भी इनकी, जो ट्रंप की टीम में चंद लोग ऐसे जो पाकिस्तान को अच्छी तरह समझते हैं उनमें से एक ये हैं, और ख़ासतौर पे क्योंकि ये ज़ल्म खलीजात के बहुत करीब है। अच्छा, अब इसमें जो इशू, तो ये इन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात की, उसके बाद ये कहरा गए, कहरा से अभी कतर में आ गए, कतर में मुकीम है। और ये जो है ये जो टाइम्स ऑफ इसराइल जिक्र कर रहे हैं ना, आफ्टर विजिटिंग 20 स्लाइड में दिखाते हैं, आफ्टर विजिटिंग इसराइल ट्रम्प्स हॉस्टेज एनवॉय गोज टू इजिप्ट फॉर। तो ये जो खाली हॉस्टेज एनवॉय नहीं है भाई, ये एडम बॉयलर है, बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, यंग बंदा है, बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा। अच्छा, और इसके साथ ही जो दूसरी मैंने आपसे बात की ना कि ये 400 अरब डॉलर शाम की रिकंस्ट्रक्शन के लिए 2019 में दरकार थी। मैं आज ये जैसे ढूंढ रहा था तो मुझे कार्नेगी की एक रिपोर्ट मिली, मैं वैसे ही जिनको इसमें इंटरेस्ट हो, ये सेकंड स्लाइड, ये 2019 की है, लेकिन ये पैराडॉक्स ऑफ सीरियाज रिकंस्ट्रक्शन, तो कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन जो 2019 में कार्नेगी मिडल ईस्ट सेंटर की तरफ से थी वो 400 बिलियन डॉलर्स थी। 250 से 400 बिलियन डॉलर्स ये सीरिया के को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो है ये अब ज़ाहिर है कि एक अगर वो मुख्तलिफ हिस्सों में चला गया तो है तो सीरिया ही ना मुख्तलिफ, तो वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगी, उनकी इमारतें तबाह उस वक्त ही हो चुकी थी, 2019 में ही हाल था। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं हुई वहाँ, कोई शॉपिंग मॉल्स, कोई सड़कें, कोई पुल, ऐसा तो कुछ भी नहीं होती। सीरिया तो तबाह हो गया, बाकी जो बचा कुछ है वो अभी बमबारी जो की है इसराइल ने और बाकी सारी तो उसमें तबाह हो गया। तो ये अब रिकंस्ट्रक्शन, अभी हमने लेबनान की रिकंस्ट्रक्शन जो कई सालों से रुकी हुई है, कई सालों से, उनकी इकॉनमी बिल्कुल ख़त्म है। और फिर ये जो इसराइल की तरफ से बमबारी हुई है तो उसके बाद तो बिल्कुल ही लेबनान, फिर उसके बाद गजा की रिकंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद सीरिया की रिकंस्ट्रक्शन, ये सारी रिकंस्ट्रक्शन होनी है, अरबों डॉलर्स चाहिए। अब इसमें यह है कि अब मैं क्या उसमें बात करूं कि देखिए ना, मुल्क इस वक्त बड़े, और ये जो सारा मामला हो रहा है कि ब्रिक्स जा रहा है 1 तारीख से ब्राज़ील में, और ब्राज़ील में बड़े इंपॉर्टेंट यूक्रेन का मामला चूँकि रुथलेस किसी और लेवल पे चला गया है, तो अब देखते हैं कि पुतिन इस पर खामोश रहते हैं या रिटेलिएट करते हैं, रोमानिया, जॉर्जिया ये झगड़े किस तरफ जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो तुर्की ने एक ऐसी पोजीशन बना ली है जिसमें रशिया भी डिपेंड कर रहा है, कतर भी तुर्की की तरफ देख रहा है, ईरान भी तुर्की की तरफ देख रहा है, सारे, और यूरोप नेटो का मेंबर है तुर्की। तो तुर्की ये पूरा जो इस इलाके का जो ऑयल एंड गैस का जो गैस का जो हब है वो टर्की बनने जा रहा है। और साथ ही टर्की जो है वो आप देखें कि फ़लस्तीनियों के प्रोसेस में इस तरह इन्वॉल्व हो, कह रहे हैं हमास की लीडरशिप कह रही है कि ईरान नहीं जा रहे, क्योंकि इस्माइल हानिया के वाक़े के बाद तो उन्होंने भी कहा है कि हम टर्की में या कतर में ज़्यादा अपने आप को महफूज समझते हैं। हमारे जो कैदी हैं तो जो निकलेंगे रहनुमा होंगे, यकीनन वो भी उनके रहनुमा ही बनेंगे। तो उन्होंने कहा है कि वो जो है वो हम प्रेफर करेंगे टर्की को या कतर को। तो ये अगले 24-48 घंटों में देखते हैं क्या वाक़यात पेश आते हैं। लेकिन हम इस वक्त जिन मामलात में उलझे हुए हैं ना, काश इन मामलात से हम पहले निकल गए होते, तो बड़ा कलीदी किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा होता। इसीलिए ये जो बातें मैं सुन रहा हूँ ना, तो और तबीयत घबरा रही है कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान में और दुनिया में क्या हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के दोनों वाक़ लोगों का सफ़र ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।